स्वागत है बच्चों आप सबका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो ज्योग्राफी का पार्ट 1 है उसका लेसन 7 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और समझते हुए आगे चलेंगे इसमें। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर बताइए। द्वितीयक क्या है और तृतीयक, इन दोनों का हमें अंतर बताना है। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन तकनीकी मशीनरी एवं फैक्ट्री के प्रबंधन के से प्रभावित होती हैं एवं उत्पाद के रूप में कोई वस्तु होती है, जबकि तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित होती है एवं उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में होता है। दो शब्द हैं द्वितीयक एवं तृतीयक। द्वितीयक में क्या होता है बच्चों, जो उत्पादन होता है, जिस वस्तु का उत्पादन होता है उसमें टेक्नोलॉजी, मशीनरी और फैक्ट्री का जो प्रबंधन है इससे प्रभावित होती है। जबकि तृतीयक में जो कार्मिक हैं, जो काम करने वाले तृतीयक सेक्टर के हैं कार्मिक, उनकी अपनी स्किल डेवलपमेंट करने की क्षमता होती है, उनका अपना नॉलेज एक्सपीरियंस बेस पर ये आधारित होती है और उनका उत्पादन जो है, जो सेवाएं देते हैं उनके बदले में पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, ये तो था पहला क्वेश्चन। और दूसरा है फुटकर व्यापार को परिभाषित कीजिए। फुटकर व्यापार आपने जो लेसन बताया था आपने समझ लिया होगा। इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, रेहड़ी वाले, स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदि आते हैं। ठीक है ना। तो फुटकर में क्या होता है, मान लीजिए कोई ये दुकान है और हम इस दुकान से डायरेक्ट कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो स्थानीय फुटकर व्यापारी होगा। तो इस तरह से ये होगा फुटकर व्यापार। अगला क्वेश्चन है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सेवा क्षेत्रों के नाम। कौन कौन सी सेवाएं हैं तृतीयक में? वाणिज्य एवं व्यापार है, और इसके अलावा है परिवहन की सुविधाएं, संचार सेवाएं और अन्य सेवाओं में। अन्य सेवाओं में आपको पता है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वकीलों की सुविधाएं हैं, न्यायिक सुविधाएं हैं। तो ये सभी हैं तृतीयक सेवाओं में। अगला क्वेश्चन है मोहल्ले में रेहड़ी लगाने वाले एवं इंटरनेट से सामान बेचने वाले आर्थिक क्रियाकलाप की किस श्रेणी में आते हैं? इसमें दो वर्ग दे दिए गए, एक तो मोहल्ले में रेहड़ी वाले और दूसरा है इंटरनेट। एक तरफ क्या है, इंटरनेट का जो सामान सेल कर रहा है ये भी आर्थिक क्रियाकलाप है। तो दोनों किस श्रेणी में आते हैं? तो दोनों ही तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत फुटकर व्यापार में आते हैं। ठीक है ना, होलसेल का मार्केट नहीं होगा इसमें, इसमें होगा फुटकर या रिटेल व्यापार। उसके बाद अगला है श्रृंखला भंडार क्या है? श्रृंखला भंडार एक भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करना और लागू करके अनेक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को चलाना ही क्या कहलाएगा? श्रृंखला भंडार। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना भंडार एक स्थान पर लगाता है और उसको इस स्थान से बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं, तो वह क्या करेगा, अपने इन अनुभवों के आधार पर इसी व्यवस्था को किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर देगा और वहाँ पर इसी भंडार को वहाँ पर भी चलाएगा। तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने के साथ ये जो श्रृंखला बन गई है ये क्या कहलाएगी? श्रृंखला भंडार। उसके बाद है बाह्य स्रोतन क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। बाह्य स्रोतन किसी कार्य में दक्षता को बढ़ाना, देखिए दक्षता को बढ़ाने, क्वालिटी को बढ़ाना, लागत घटाने के लिए किसी कार्य को बाहरी अभिकरण या एजेंसी को सौंपना है जो अपेक्षाकृत सस्ता एवं कुशल हो। ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो बाह्य स्रोतन का तात्पर्य क्या हुआ, ये दो पॉइंट है, दो स्थल हैं। एक स्थल पर यह गवर्नमेंट का कार्य है, गवर्नमेंट के अधीन कोई वस्तु का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर सरकार को उस हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, तो परेशान होकर गवर्नमेंट इसका प्रोडक्ट एक किसी कंपनी के हाथों सौंप देती है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कि भाई इसमें जो उत्पाद होता है आप इसको उत्पादन कीजिए, अपेक्षाकृत क्या हो, सस्ता हो और कुशल हो।
ठीक है। तो इसने अपने जो स्रोत थे उसको बाहरी कंपनी को स्रोत जो सौंप दिया है, तो ये कहलाएगी बाह्य स्रोतन। उसके बाद है बच्चों पंचम क्रियाकलाप को उदाहरण सही समझाइए। पंचम क्रियाकलाप क्या है? इसके अंतर्गत वे क्रियाकलाप आते हैं जिसमें जो कर्मी है उच्चतम स्तर के निर्णय लेते हैं। कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं वे उच्चतम हाई लेवल के डिसीजन लेते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं, जैसे वित्त एवं विधि परामर्शदाता। इसमें जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी है, वर्कर हैं, वो किस लेवल के हैं? बहुत ही हाई क्वालिटी, वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड, हर तरह से वो हाई लेवल के होते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं। और किस प्रकार की नीतियाँ? फॉर एग्जाम्पल दे रखा है वित्त और विधि परामर्शदाता, यानी धन से संबंधित, अर्थ से संबंधित और कानून से संबंधित परामर्शदाता इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास पूरे विश्व में एक जैसा नहीं है। इसके आधार पर विश्व का विभाजन क्या कहलाता है? ये हमारी पृथ्वी है, इस पर सूचना और ये टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कम्युनिकेशन और ये जो है टेक्नोलॉजी जो है हमारे इस पूरी पृथ्वी पर सब जगह कहाँ एक जैसा नहीं है। कहीं पर अधिक है, कहीं पर बिल्कुल कम है, रेयर है। तो यह जो विभाजन है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंकीय विभाजन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन दूरी कैसे व्यक्त की जाती है? परिवहन आप समझते ही हैं, आने जाने के जो साधन है तो उनके बीच की जो दूरी होती है इसको कैसे व्यक्त करेंगे? तो परिवहन दूरी को लंबाई की वास्तविक दूरी, समय अथवा लागत दूरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है परिवहन के संदर्भ में समकाल रेखा किसे कहते हैं? समकाल रेखा परिवहन के साधनों के द्वारा समय समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकाल रेखा कहते हैं। जो मान लीजिए ये परिवहन का कोई साधन है, बस है मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये हो गई साधन के द्वारा समान समय में पहुंचने वाला यहाँ जो स्थान है, इस स्थान को, यह स्थान है और ये बस इस स्थान को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? समकाल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में आते हैं और इसका लघु का पहला क्वेश्चन है चतुर्थक सेवाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तृतीयक आप समझ गए, चतुर्थक में क्या है? चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानोन्मुख सेक्टर है। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। इन सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत सूचना का संग्रहण, उसका विस्तार, अनुसंधान एवं विकास विभिन्न प्रभागों में परामर्शदाता आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें विकास करना वो अलग बात है और विकास के साथ साथ हमें जो सेवाएं प्राप्त होती हैं वो अलग सेक्टर है। लेकिन इन सभी सेक्टर से ऊपर उठकर एक ऐसा सेक्टर है जो इन सभी को बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम देते हैं और उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये जो बहुत सारे तरह कंसल्ट देने वाले जो विभाग है और रिसर्च आगे की हर विभागों में कहीं ना कहीं होता रहता है, तो ये विभाग के कर्मचारी किस में आएंगे? चतुर्थ सेवाओं को उदाहरण के साथ दिया गया है। उसके बाद है चिकित्सा पर्यटन क्या है? विकासशील देशों में तेजी से उभरने के क्या कारण है? चिकित्सा पर्यटन बहुत सिंपल सा वर्ड है लेकिन बस समझने की बात है। चिकित्सा क्या है, पर्यटन क्या है? जब चिकित्सा व उपचार के साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत, थाईलैंड, मलेशिया व सिंगापुर जैसे विकासशील देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होकर उभरे हैं। इसका प्रमुख कारण इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा चिकित्सीय सुविधाओं का सस्ता होना है, साथ ही चिकित्सा का उच्च स्तरीय होना भी है। देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है
और अच्छी के साथ साथ सस्ती भी है। तो जो लोग बाहर से हमारे देश में चिकित्सा कराने के लिए या ट्रीटमेंट कराने के लिए, इलाज कराने के लिए आते हैं विकासशील देशों में, तो उससे क्या होता है, एक तो उनका घूमना होता है, पर्यटन हो जाता है, घूमना फिरना मनोरंजन होता है, साथ उनका इलाज हो जाता है सस्ते दामों पर और सस्ती फीस के आधार। तो ये क्या कहलाएगा, चिकित्सा पर्यटन। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में प्रति हजारों की संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु भारत आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको अच्छे तरीके से। आइए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार के सेवाओं को जन्म देते हैं। व्यापार वाणिज्य किस प्रकार की सेवाएं हैं, संक्षेप में विवरण दीजिए, हमें शॉर्ट में ही देना है। व्यापार में क्रय विक्रय के लिए व्यापारिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। व्यापार आपको पता होगा, व्यापार में क्या होता है, खरीदने बेचने की प्रक्रिया होती है, आयात निर्यात की प्रक्रिया होती है, और ये देश के अंदर से लेकर के अन्य देशों तक के लेवल तक के व्यापार होते हैं। इसके अंतर्गत कई संग्रहण विपणन केंद्र जन्म लेते हैं, जिन्हें हम 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा है नगरीय। ठीक है, ग्रामीण का तात्पर्य है जो गांव के बिल्कुल आसपास ही हो, गांव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और नगरीय जो होते हैं ये नगर में सुविधाएं प्रदान करते हैं, प्लस गांव से आने वाले जो लोग हैं उनको भी हर प्रकार के सुविधाएं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, चिकित्सा की हो, मनोरंजन की हो, बहुत सारी सुविधाएं ये नगरीय बाजार केंद्र अवेलेबल कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं हमें। साथ ही आप देखते हैं व्यापार भी 2 प्रकार से किए जाते हैं। पहला है थोक व्यापार। इस प्रकार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। जैसे माना यहाँ पर है एक मोबाइल की फैक्ट्री और मोबाइल का निर्माण करती, तो एक कस्टमर जा कर के सीधे यहाँ से मोबाइल नहीं खरीद सकता, क्योंकि एक कस्टमर को सिर्फ एक ही चाहिए, तो 10-12 तो लेगा नहीं। लेकिन जो एक होलसेल थोक मार्केट का जो व्यक्ति है वो सीधे कंपनी में जाएगा और एक साथ पूरा पैकेज लेगा, जिसमें उसके साथ 20-25 या 10-12 मोबाइल भी साथ में हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा व्यक्ति, ये होलसेल मार्केट का व्यापारी कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, होलसेल मार्केट या थोक व्यापार भी कहलाएंगे, जो कि निर्माण करने वाली कंपनी से सीधे संपर्क में रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंकीय विभाजन क्या है, व्याख्या करें। अंकीय विभाजन ये भी सूचना और टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और इसका विभाजन क्या है देखते हैं। विश्व के सभी देशों में सूचना एवं संचार, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो है ये प्रौद्योगिकी समान रूप से विकसित नहीं है। जिन देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकसित है वहाँ लोगों को सूचना मिलने में तीव्रता होती है और वे विकसित प्रौद्योगिकी के कारण आगे बढ़ जाते हैं, जबकि विकासशील देशों का आधुनिकतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है और वे विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। यह विश्व के देशों को विभाजित करता है और इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। एक देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह का विभाजन हो सकता है, जैसे भारत में हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता जैसे अन्य नगर से आगे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अंकीय विभाजन क्या है। देखिए, ये है कौन से देश, ये है बिल्कुल डेवलप कंट्री, और इधर है सेमी डेवलप कंट्री। तो ये जो सेमी डेवलप कंट्री है यहाँ पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उतना डेवलपमेंट नहीं होता है जितना कि डेवलप कंट्री में हो जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है, इन देशों के नागरिकों का विकास बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इन्हें हर प्रकार की सूचना और तकनीकी का ज्ञान जल्दी हो जाता है। जबकि सेमी डेवलप कंट्री हैं, इनको सूचना और टेक्नोलॉजी का नॉलेज जैसे जैसे धीमे धीमे होता है तो विकास भी इनका थोड़ा सा प्रभावित होता है। तो यही है अंकीय विभाजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाह्य स्रोतन एवं ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन में अंतर बताइए। बाह्य स्रोतन उसे कहते हैं जब हम किसी भी प्रकार के कार्य को लागत कम करने एवं कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए बाह्य एजेंसी को सौंपते हैं। लेकिन जब हम किसी कार्य को ऐसे
किसी ऐसे कार्य को बाहरी एजेंसी या व्यक्ति को सौंपते हैं जिसमें विशेषता किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता हो, उसे ज्ञान आधारित वाह्यशोधन कहते हैं। वाह्यशोधन भी दो प्रकार का होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन एक फैक्ट्री में हो रहा है, तो वह फैक्ट्री सिर्फ एक ही वस्तु का उत्पादन करेगी, तो उसको वही वस्तुओं के उत्पादन के लिए दिया जाएगा जिसका वो प्रोडक्ट बना रही है। तो वह क्या है, उसको बनाने में बिल्कुल मास्टर है, बिल्कुल हर तरह से परफेक्ट है। तो ये होगा वाह्यशोधन आधारित, ठीक है ना, आधारित। और वाह्यशोधन क्या है, जब हम किसी एजेंसी को बाहर किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे देते हैं, तो वाह्यशोधन है। और आधारित वाह्यशोधन होता है जो किसी एक ही नॉलेज को डेवलप कर सके, एक ही प्रोडक्ट को स्पेशलिटी उसे हासिल हो, वो कहलाता है आधारित वाह्यशोधन। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, विस्तृत क्वेश्चन। इसमें है तृतीय क्रियाकलापों में पर्यटन की भूमिका स्पष्ट करते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। अब पर्यटन क्या है समझते हैं आप सभी, घूमना फिरना और मनोरंजन के उद्देश्य, ज्ञान के उद्देश्य से भी पर्यटन होता है। तो इसका भूमिका क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। पर्यटन विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों में अग्रणी स्थान रखता है। इसके अंतर्गत पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन, खरीदारी जैसे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। ठीक है। उसके बाद पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। पहला है जीवन स्तर में सुधार। मान लीजिए हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, हमारी इनकम अच्छी है, तो इससे हमें क्या होगा, पर्यटन जाने की इच्छा होगी। और अगर हमारी पर्यटन जाने की इच्छा होगी तो पर्यटन प्रभावित होगा और देश को प्राप्त जो इनकम है वो भी अच्छी होगी और देश जो है विकास के मार्ग पर अग्रणी होगा। दूसरा है परिवहन। परिवहन फैक्टर से तात्पर्य यह है कि हम जिस पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं वहाँ पर आने जाने की सुविधाएं अगर हैं, परिवहन की सुविधाएं अच्छी हैं, तो हम वहाँ पर जाना पसंद करेंगे, अदरवाइज हम किसी को भी जाने के लिए सलाह नहीं देंगे। तो इससे भी पर्यटन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है भूदृष्ट। क्षेत्र विशेष की मनोहारी भूदृष्ट पर्यटन के लिए लोगों को उत्साहित करती है। और पर्यटन में जो भूदृश्य है स्पेशली वो जो है नेचुरल लैंडस्केप होना चाहिए, ना कि मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। लोग उन्हीं चीज़ों को देखना पसंद करते हैं जो गॉड गिफ्टेड हो, नेचर वाइज नेचर की बनाई हुई हो। तो ये भी पर्यटन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जलवायु। एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु की भिन्नता पर्यटन का प्रमुख कारक है। जैसे गर्मी के दिनों में शीत प्रदेशों में जाना सुखकारी होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गर्मी की छुट्टियों में या फिर गर्म मौसम में कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ी भागों पर चले जाते हैं। तो इससे भी ये जलवायु भी एक कारक है जो पर्यटन को प्रभावित करती है। सर्दी की ऋतु में ऐसे जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो। नेक्स्ट है इतिहास एवं कला। प्राचीन काल के इतिहास के से संबंधित स्थल एवं पुरातात्विक महत्व के भवन पर्यटकों को आकर्षक स्थल होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा यह जानने की हमारी उत्सुकता होती है कि हमारे प्राचीन काल के जो भवन निर्माण है, जो हमारे जो आर्किटेक्ट है वो कैसा है। तो ये हमारी जानने की जिज्ञासा भी पर्यटन को प्रभावित करती है और हम ऐतिहासिक स्थलों को, उस समय की कला को जानने के इच्छुक होते हैं। तो इसकी वजह से भी हम पर्यटन को प्रभावित करते हैं और पर्यटन इससे प्रभावित होता है। ये था क्वेश्चन। और अगला है वाह्यशोधन की प्रवृत्ति को बढ़ने के कारक एवं परिणामों का विस्तृत विवरण दें। वाह्यशोधन वास्तव में किसी देश अथवा एजेंसी द्वारा कार्य को दूसरे स्थानों पर, विशेष रूप से दूसरे देशों में स्थानांतरित करना है। कारण क्या है इसका, मान लीजिए हमारे देश में किसी वस्तु का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, उसको किसी दूसरे देश को दे देंगे कि भाई आप इस वस्तु का उत्पादन अच्छी क्वालिटी में चीप एंड बेस्ट बढ़िया रेडी करके हमें दीजिए, और उसके साथ में जो लाभ है हम आपस में शेयर कर लेंगे। तो इसका कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है, इसके देखते हैं। पहला कारण है कुछ देशों में श्रम महंगा है जबकि कुछ देशों में सस्ता है। अतः ऐसे देश जहां श्रम महंगा है वे अपने कई कार्यों को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे उन्हें लागत में कमी आती है। तो पहला कारण हुआ हमारे देश में श्रम सस्ता है, जनसंख्या अधिक है, तो जाहिर सी बात है कुछ काम ऐसे होंगे जो कि बाहरी देशों के कार्य हमारे देश में भी हो रहे हैं, तो भी वाह्यशोधन का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है संचार के साधनों की सुविधा, जैसे इंटरनेट,
के कारण ज्ञान संबंधी कार्य आसानी से दर बैठकर एक स्थान पर बैठकर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ कार्यों में अनुसंधान विकास सुझाव कानूनी सलाह ही मुख्य होता है। इन्हें समुद्र पार से भी या विदेश से भी इंटरनेट की सहायता से किया जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण वायु शोधन सहज हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत सिंपल से थे, आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो आप कई बार इसको देखिए, पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवहन सेवाएं किस तरह तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि में सहायक है। आप क्वेश्चन को पहले समझिए। परिवहन की सुविधाएं जो हमें प्राप्त हैं, सेवाएं प्राप्त हैं, वह तृतीय क्रियाकलाप, तृतीय जो सेवा क्षेत्र है उसको किस प्रकार से वृद्धि में, उसको विकास में सहायक है। आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए कैसे देना आपको आंसर। किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान पर दूसरे स्थान में ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन पर ही आधुनिक समय में सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर करती हैं। परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ड्राइवर, कंडक्टर, सामान लादना उतारने वाले, टिकट संग्राहक आदि इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग लगे हैं। परिवहन के कारण पर्यटन में आशातीत बढ़ोतरी हुई है और परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आती है और लोग इन सेवाओं में कार्य करते हैं। उद्योगों में मान लीजिए कोई किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, उत्पादन होकर के क्या वह उसी फैक्ट्री में पड़ा रहेगा? नहीं, उसको सप्लाई के लिए, मार्केट में ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? परिवहन के सेवाएं चाहिए। ठीक है, तो ये परिवहन के सेवाएं हमारे तृतीय क्रियाकलाप में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं और जिसकी वजह से विकास होता है और लोगों तक उत्पादित वस्तुओं की पहुंच होती है और हम अपनी उन सुविधाओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये था लेसन 7 का तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से याद करके और तैयार कर लीजिए, जिससे कि जब कभी टेस्ट हो और एग्ज़ाम हो बोर्ड के, आप इनको अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से याद करके प्रेजेंट कर सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाले जो लेसन हैं ज्योग्राफी के, आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। तो तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।